तो आज तो हम लोग को नया चैप्टर पढ़ना है। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? तो लिख लीजिए, बिल्कुल सही, मोशन इन ए प्लेन मीन्स समतल में गति। समतल में बेटा इसी को बोल सकते हैं टू डायमेंशनल मोशन यानी 2D मोशन, यानी द्विविमीय गति। ये याद रखना है, तो दोनों बोल सकते हैं। अच्छा, ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 3। दूसरा चैप्टर तो पढ़ चुके हैं ना, तो चैप्टर 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसका नाम क्या है? तो समतल में गति नाम करके दिया है एनसीईआरटी ने आप में, है ना। और इसको 2D मोशन इसलिए बोलेंगे क्योंकि समतल में दो विमाएं होती हैं, लंबाई और ब्रेथ है। और कोई बॉडी ऐसे गति करेगा इस तरीके से, यानी ना तो लंबाई के अनुदिश गति करे और ना ही चौड़ाई के अनुदिश, या समांतर बोल सकते हो। जैसे ना तो इस डायरेक्शन में कोई जा रहा है, ना इसके ऐसे समांतर जा रहा है, ये दोनों नहीं होना चाहिए। ना ही ऐसे इसके समांतर हो सकता है, ना इसी पे जा रहा है, तो उसके पास ऑप्शन ही यही बचता है, ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे जा रहा है तो ये 2D मोशन हो गया। क्यों? क्योंकि अगर वो यहाँ पर पहुँचा है, इसका मतलब एक साथ इतनी लंबाई और इतनी चौड़ाई दोनों डायरेक्शन में उसने गति की, इतनी लंबाई की दूरी तय की और इतना चौड़ाई। बात समझ आ रही है? यहाँ पहुँचा है, इसका मतलब लंबाई की इतनी दूरी तय की है, और चौड़ाई में देखें तो इधर y एक्सिस पे देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ, तो एक साथ दोनों दिशाओं में गति कर रहा है। बात समझ आ रही है? तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? द्विविमीय गति। इसमें पढ़ना क्या क्या है वो देख लेते हैं फटाफट। तो इसमें असल में 3 चीज पढ़ना है। आप बताएंगे। सबसे पहले तो आपको वेक्टर एनालिसिस पढ़ना है इसमें। हाँ, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? सदिश विश्लेषण। क्या बोलेंगे? गुड, सदिश विश्लेषण। ओके। दूसरा इसमें क्या पढ़ना है? प्रोजेक्टाइल मोशन। मीन्स प्रक्षेप गति। अच्छा, तीसरा चीज क्या पढ़ना है इसमें? सर्कुलर मोशन मीन्स वृत्तीय गति। ठीक है, सारी चीज पढ़ेंगे, लेकिन इन सब का ख्याल रखते हुए पढ़ेंगे कि इसमें हमको गति के कारणों पर विचार नहीं करना। यानी सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति तो पढ़ेंगे, लेकिन वृत्तीय गति, जब कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसको आवश्यक अभिकेंद्र बल चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ना नहीं है, क्योंकि वो गति का कारण है। बात समझ आ रही है? तो इस सब में हम लोग केवल गति पढ़ेंगे, शुद्ध गति के पढ़ रहे हैं ना अभी, काइनेमेटिक्स वही ब्रांच चल रहा है। चैप्टर 2 और चैप्टर 3। चैप्टर 4 में जाएंगे तो हम लोग डायनेमिक्स पढ़ेंगे, गति की पढ़ेंगे, उसमें गति के कारणों पर भी ध्यान देंगे। क्लियर? गति विषयक न्यूटन के नियम भी पढ़ेंगे। चलो ध्यान देना, ये तीनों पढ़ना है। अब एक चीज ध्यान रखना, वेक्टर पढ़ने की आवश्यकता क्या है तो समझना भाई। पहले दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने वेग पढ़ा, त्वरण पढ़ा, बात समझ में आ रही, विस्थापन पढ़े, और ये सारे के सारे सदिश राज थे। 9th में मैं मानकर चल रहा हूँ कि कम से कम सदिश और अदिश का परिभाषा तो जानते हो। ठीक है, 9th में पढ़ चुके हो। ठीक है, सदिश राज थे, और इनको पढ़ने के लिए सदिश विश्लेषण की जरूरत नहीं पड़ी। तो अब फिर 2D मोशन में जब सदिश राशि आएंगी, 2D मोशन में क्या पढ़ेंगे? यही सब पढ़ेंगे, वेग पढ़ेंगे, त्वरण पढ़ेंगे, विस्थापन पढ़ेंगे, यही सारी चीजें पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है?
तो उसमें हमको सदिश विश्लेषण की जरूरत क्या होगी? तो समझना, इसमें हम लोग एक संकेत बना लिए थे प्लस और माइनस का। क्या बना लिए थे? एक हम लोगों ने एक परिपाटी टाइप बना लिया कि भाई कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटीज यानी सदिश राशि है, वो किसी एक डायरेक्शन में है तो प्लस, और उसके ठीक विपरीत डायरेक्शन में है तो माइनस मान लेंगे। तो दिशा का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया ना, तो दिशा के बारे में ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ा। बात समझ आ रही ना भाई? या तो 1D मोशन पढ़ रहे हैं तो या तो इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में, एक साथ इस और इस डायरेक्शन में तो नहीं हो सकता, फिर 2D मोशन हो जाएगा। तो एक विमीय गति में या तो इस डायरेक्शन में जा सकते हैं और या तो वापस इस डायरेक्शन में आ सकते हैं, यही पढ़ना था। तो इसमें दिशा के लिए हम लोगों ने एक साइन बना लिया कि भैया गति की दिशा में प्लस, ठीक उसके विपरीत दिशा में माइनस, जो भी चीज़ होगा ऐसे लेकर काम चला लेंगे। तो इसलिए सदिश विश्लेषण की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ 2D मोशन में एक साथ दो दिशाओं में गति होगी और वेग, विस्थापन, त्वरण जो भी होगा उसकी दिशा भी बतानी होगी। भाई इस डायरेक्शन, मान लो ऐसे है, कोई कीड़ा है ऐसे ऐसे गति कर रहा था, जब यहाँ पहुँचा है तो उसके वेग की डायरेक्शन क्या होगी? बात समझ में आ रही है? विस्थापन की दिशा क्या होगी? तो दिशा आप एक्स अक्ष के अनुदिश बताओगे, लंबाई की डायरेक्शन के साथ बताओगे तो ऐसे बता दोगे इतना कोण बना रहा है, तो दिशा कोण से हम लोग बताएंगे। क्लियर है? ऐसे भैया चौड़ाई के हिसाब से किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो चौड़ाई तो ये है ना इसका, तो बता देंगे भैया पूरा 90 होता है तो ये वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ऐसे भैया ये थीटा था ना 90 माइनस, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री कोण होता है। एक क्षैतिज लाइन और एक ऊर्ध्वाधर लाइन, इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा? समझ गए? तो इसलिए भैया 2D मोशन को पढ़ने के लिए सदिश विश्लेषण की आवश्यकता है। इसको सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। फिर एक दो एग्जाम्पल आपके उसमें एग्जाम में पूछ लेता है कि बताइए कोई एक तार है, क्या है? वायर है, फिर जो कि दो खंभों से तना हुआ है, इस पर कोई कीड़ा है, गति कर रहा है, बताओ कौन सी गति है? कौन सी गति बताते हो? 1D मोशन। भाई उसके पास एक ही ऑप्शन है, या तो ऐसे आगे जाएगा या फिर इसी तार पर ऐसे पीछे जाएगा। 1D मोशन तार है ना, तार पर गति कर रहा है, तार पर गति कर रहा है। समझिए? ऐसे आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि भैया कोई मेज है, क्या है बेटा? कोई ऐसे मेज है, मेज पर कोई चींटी है, ऐसे गति कर रही है। बात समझ में आ रही है? वो किसी भी लंबाई या चौड़ाई के समांतर गति नहीं कर रही है, ये प्रतिबंध होगा उसके लिए। ठीक है? तो कौन सी गति कर रही है? तो आप बताएंगे 2D मोशन। क्या बताएंगे बेटा? 2D मोशन, क्योंकि एक साथ लंबाई और चौड़ाई दोनों दिशाओं में गति कर रही है। क्लियर? आपसे कोई एग्जाम्पल दे कि भैया चिड़िया आकाश में उड़ रही है, बताओ कौन सी गति कर रही है? तो आप बताइए 3D मोशन। भाई चिड़िया आगे पीछे ऊपर नीचे इधर उधर कहीं भी गति कर सकती है। बात समझ आ रही है? तो कौन सा मोशन हो जाएगा? जंगल में मधुमक्खियां उड़ रही हैं, कौन सी गति हो रही है? 3D मोशन ना। कोई बंद बॉक्स है, उसमें हवा के अणु जो है गति कर रहे हैं, 3D मोशन। बात समझ आ रही? तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए। तो 1D 2D 3D मैंने पहले भी पढ़ा रखा है और एक एग्जाम्पल देकर यहाँ भी समझा दिए, तो आप समझ गए होंगे कि 2D मोशन में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। एक साथ दो दिशाओं में गति होगी। क्लियर? तो प्रक्षेप गति और वृत्तीय गति को तो हम लोग बाद में समझेंगे, इस पर चर्चा ही नहीं करेंगे अभी, इसी चैप्टर का हिस्सा है। लेकिन उससे पहले हमको क्या पढ़ना होगा? सदिश विश्लेषण। तो इसको स्टार्ट करें। यहाँ तक वो चीज़ें क्लियर है ना? आगे चलते हैं। आप लोग हेडिंग बना लेना कि भैया इसमें हम लोग पढ़ाने वाले हैं वेक्टर एनालिसिस। जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा जाएगा। ये स्टार्ट कर रहे हैं सदिश विश्लेषण। इसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जो अवधारणा पढ़नी है हम लोग को, वो ये कि फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि भौतिक राशियां
जो भौतिक राशियां हैं इनको समझने के लिए या व्यक्त करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो अभी आप लोग पहले चैप्टर में पढ़े हैं, बहुत आराम से पढ़े हैं कि भैया किसी भी भौतिक राशि के दो घटक होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। घटक का मतलब समझ रहे हो ना, जिनसे मिलकर वो बना हुआ होता है। क्लियर है? दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से? तो n इंटू यू, इन दोनों के गुणनफल को हम लोग पूर्ण रूप से समझ पाते हैं कि भौतिक राशि क्या है। पहले चैप्टर में आपने पढ़ा, मात्रक मापन और है ना त्रुटि विश्लेषण तो रहा नहीं। अच्छा, n क्या है? तो इसको बताते थे न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होता था बेटा? न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि संख्यात्मक मान या आंकिक मान। अच्छा, u क्या है? बताते थे यूनिट, यानी कि मात्रक। क्या बताते थे बेटा? अभी हम लोग बस भूमिका बना रहे हैं, कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, समझना। यानी पहला चैप्टर आपसे कहा कि अगर आप किसी भी भौतिक राशि को समझना चाहते हो, मापना चाहते हो, व्यक्त करना चाहते हो, तो कुल मिला के आपको दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो आंकिक मान और दूसरा मात्रक। और इन दोनों के गुणनफल को हम लोग क्या बोलेंगे? कोई भी भौतिक राशि बोलेंगे, कोई भी भौतिक राशि। जैसे मान लो हम सब्जी लेने जाते हैं, कहते हैं भैया 10 किलोग्राम सब्जी दे दो, तो 10 क्या है? आंकिक मान। क्या है बेटा? आंकिक मान। किलोग्राम क्या है? मात्रा। और इतना बताते ही दुकानदार समझ जाता है कि कितना इसको सब्जी देना है, कितना इसको आलू देना है, जो भी चीज़ आप ले रहे हो, मात्रा उसको समझ में आ गई। बात समझ में आ रही है ना कि कितना देना है। इसका मतलब है कि इन दोनों गुणनफल को हम लोग मात्रा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उस भौतिक राशि की मात्रा। इंग्लिश में इसको मैग्नीट्यूड बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? मैग्नीट्यूड। यानी कि परिमाण। विज्ञान की भाषा में इसको क्या बोलेंगे? परिमाण। क्या बोलेंगे? समझ गए? अच्छा, एक शब्द और होता है परिणाम। दोनों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। परिमाण का मतलब संख्यात्मक मान गुणे मात्रक, संख्यात्मक मान गुणे मात्रक। इससे क्या पता चलता है? मात्रा, क्वांटिटी। बात समझ में आ रही है? उस चीज की मात्रा पता चल जाती है। यानी परिमाण का मतलब है मात्रा से, इससे है बेटा। और परिणाम का मतलब है फल से, रिजल्ट से। किससे? रिजल्ट से। भाई हम ऐसा काम कर रहे हैं तो परिणाम ऐसा होगा, यानी ऐसा फल मिलेगा। बात समझ आ रही है? तो दोनों शब्द में डिफरेंस समझ आ रहा है। इसका मतलब रिजल्ट, इसका मतलब मैग्नीट्यूड। हिंदी में परिणाम, जिसको अपनी भाषा में फल बोल सकते हैं, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? परिमाण, जिसका मतलब क्या होता है? मात्रा। तो दोनों का मतलब समझ आ रहा है। तो इसका मतलब है कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, इन दोनों का गुणनफल अगर आपको अच्छे से आता है, ये दोनों कंपोनेंट हैं, तो आप समझ जाएंगे कि किसी भौतिक राशि की मात्रा कितनी है ना। अभी भी इस बच्चे को समझ नहीं आ रहा मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, है ना। हाँ, कोई बात नहीं, यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं। बस एक सेकंड का और धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। भाई सारे लोग बोलते हैं कि इसमें कोई विद्या पढ़ना है क्या? इसका मतलब है कि विद्या पढ़ना बड़ा धैर्य का काम है। तो धैर्य होना आवश्यक है। धैर्य के साथ बैठिए, एक एक चीज़ें जुड़ी हुई है, आप समझना। वैज्ञानिक जब आगे चलते हैं तो उनको पता चलता है इतने से काम नहीं बनने वाला। क्यों? अगर केवल न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट किसी के पास है, तो कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी हैं जो समझ में ही नहीं आती। जैसे आपने 10 किलोग्राम आलू कह दिया, वो तो समझ गया, 10 किलोग्राम आलू देना, दे दिया। मान लो आपके पास कोई बॉडी है, मान लो पत्थर है, क्लियर है, और आप जा रहे हो इधर, या फिर इधर से जा रहे हो, उधर से आ रहे हो, कहीं से आ रहे हो, ये आपके मार्ग में रखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? ये पत्थर है, पत्थर का गुटका है, और यहाँ आपके रास्ते में रखा हुआ है, क्लियर है। अब 2-4 दोस्त थे, आप कहे इसको हटाना है, हटा दिया जाए। आपने ट्राई किया 10 न्यूटन का बल लगा के, 10 न्यूटन तो समझ आ रहा है ना, बल लगा के नहीं हट रहा है। भाई 10 क्या है? संख्यात्मक मान, और न्यूटन क्या है? मात्रक, यानी कि यूनिट। ये क्या है भैया? आंकिक मान। मात्रा तो समझ आ रही, कितना बल लगाना है? 10 न्यूटन का। और ये पता है कि 40 न्यूटन का बल लग जाए तो हट जाएगा। चारों दोस्त को बुला लो अपने,
मान लो 4-5 लोग थे, 4 लोग को बुला लिए, कहे सब 10-10 न्यूटन का बल लगाओ। क्या कहे? सब 10-10 न्यूटन का बल लगाओ। चारों लोग खड़े रहेंगे, नहीं लगाएंगे बल। क्यों? उसको समझ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ आ रहा है? आप आंकिक मान भी बता रहे हो, मात्रक भी बता रहे हो, तब क्यों नहीं समझ आ रहा है? भाई इतने से तो पता चल जाना चाहिए ना। उसको एक चीज नहीं समझ आ रही है, डायरेक्शन। क्या नहीं समझ आ रहा है? एक चीज छूट रहा है, दिशा। उसको ये चीज नहीं समझ आ रहा है कि भैया इधर से 2 लोग मिलके लगाते हैं और 2 लोग इधर से लगाते हैं, ऐसा लगा दें तो हटेगा, या इधर से लगा दें एक लोग, 3 लोग उधर से लगा दें, पता चलेगा 3 लोग लगा दिए, 1 लोग दब के मर गए। हाँ, छूट क्या रहा था? कहने का मतलब दिशा। यहां वैज्ञानिकों को दिक्कत हुई कि भाई कुछ ऐसी भौतिक राशियां हैं। कौन सी भौतिक राशि की बात हो रही थी? बल। कुछ ऐसी भौतिक राशि हैं जिनको पूर्णतः समझने के लिए, यानी पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल और केवल आंकिक मान और मात्रक से तो काम नहीं चलेगा। एक चीज की जरूरत और पड़ गई, किसकी? दिशा। ये दोनों तो थे ही पहले से ही, अब इसकी भी जरूरत है। वही द्रव्यमान पे लागू नहीं होता। क्या आप सब्जी लेने जाते हो तो बताते हो 10 किलोग्राम सब्जी हमको पूरब की दिशा में दे दो? जरूरत ही नहीं है। कहेगा यार दिमाग मत खराब करो, ले जाओ पूरब की दिशा में ले जाओ, चाहे पश्चिम की दिशा में ले जाओ, ले जाओ। क्यों? यहाँ पर ये मात्रा द्रव्यमान की है। किसकी है बेटा? तो ये भी एक भौतिक राशि है। इसको समझने के लिए केवल 2 ही चीज चाहिए हमको, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। इतने से ही काम चल जा रहा है। बात समझ में आ रही है? अब चीजें क्लियर हो गई। यानी वैज्ञानिकों ने आगे देखा कि कुछ ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनको समझने के लिए हमको केवल 2 ही चीज चाहिए, परिमाण। उसका क्या चाहिए? परिमाण। परिमाण का मतलब आंकिक मान और मात्रक, आंकिक मान और मात्रक, इतने से काम चल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी भी भौतिक राशियां हैं जिनको केवल इतना बताओगे तो समझ नहीं आएगा। इतने से व्यक्त नहीं, पूर्णता व्यक्त नहीं किया सकता, कुछ हद तक किया सकता है। बात समझ आ रही है? जैसे 10 न्यूटन का बल लगाना, इतना तो पता था, लेकिन किस डायरेक्शन में लगाना ये नहीं। मात्रा तो उसको पता था, लेकिन बिना डायरेक्शन के वो नहीं समझ। बस यहीं से भौतिक राशियां हो जाती हैं 2 प्रकार की, मुख्य रूप से 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। देखो भाई, तो यहीं से भौतिक राशियों को हम लोग 2 भागों में बांट देंगे। मीन्स भौतिक राशि। ध्यान से समझना। देखो भाई, मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होंगी? एक आप बताएंगे स्केलर क्वांटिटी। क्या हुआ बेटा? हाँ, नहीं, अदिश राशि है ना। स्केलर क्वांटिटीज का मतलब अदिश राशि। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, यहाँ पर बिल्कुल सही। मीन्स सदिश राशि। है, ऐसे समझना बढ़िया से, है ना। चलो भाई, तो एक तो हो गया आपका स्केलर क्वांटिटीज, दूसरा हो गया किसको कहते हैं, किसको बोलेंगे हम अदिश राशि और किसको बोलेंगे सदिश राशि, ये समझना होगा हम लोग को। भाई विभेद तो पता होना चाहिए ना, अंतर इन दोनों में क्या है। तो देखो, छोटी छोटी परिभाषा लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ऐसे ही समझने के लिए बस, है ना। तो आप बताएंगे वह राशियां जिन्हें, बिल्कुल सही,
व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण, परिमाण का मतलब तो समझ आ रहा है, केवल परिमाण की आवश्यकता हो। बात समझ आ रही है? जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो गया आदेश राशि। समझ गए? एग्जाम्पल की बात करें, 2-4 लिख भी लो। अभी जो आप पढ़ चुके वहीं से लेते हैं, दूरी, चाल और समय। अच्छा, समय, रुक जाओ, समय के बारे में अभी आपको बताएंगे, है ना। देखो, समय को अगर पास्ट का टाइम है तो उसको निगेटिव, फ्यूचर का टाइम है उसको पॉजिटिव, है ना। आगे बताएंगे, पहले ले लो। दूरी हो गया, चाल हो गया, याद ये रखना, दाब, कुछ इंपॉर्टेंट लिखवा दे रहे हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। दाब हो गया, और क्या, द्रव्यमान ले लो, ऐसे बहुत सारे ना, ये इत्यादि कर दो, बाकी आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे। ये बात समझ में आई? दूरी, चाल, दाब, द्रव्यमान। बात करते हैं सदिश क्या है। बताओ बेटा, क्या आप लिखेंगे? जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा व परिमाण दोनों की आवश्यकता हो, है ना। बात समझ आ रही? हो गया सदिश रास? बिल्कुल नहीं हो। क्या कर रहे हो तुम? इधर देखो, उसको रख दो भाई। देखो, अगर मजाक करोगे तो उड़ जाएगा, है ना। इसलिए धैर्य से थोड़ा समझो, और जहाँ पे आपको दिक्कत होती है वहाँ पे आप पूछने का प्रयास करो कि ये कैसे हो गया। क्लियर है? तब तो आप क्लास ले रहे हो, नहीं तो केवल टीचिंग चल रही है, लर्निंग चली नहीं रही। मतलब पढ़ाई तो हो रही है, सीख नहीं रहे हो आप। वही तो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों का, वही चीज़ मैं वेट कर रहा हूँ कि बस इतने से हो गया काम, है ना। अगर इतने से हो गया तब तो दिक्कत हो जाएगी। विद्युत धारा, वही चीज़ है। विद्युत धारा कौन सी राशि है? सदिश है अदिश? कह रहा है सदिश है। देखो, खुद ही बता रहा है, खुद ही कह रहा है सदिश अदिश है। क्यों? बस केवल रट लिए हो क्या परिभाषा? समझना भी होता है भाई। आगे देखो, पीछे मन लगा है तो वहीं बैठ जाओ। देखो, कोई भी सर्किट बनाए 10th में, परिपथ बनाए, उसमें अगर धारा बह रही है तो आप ऐसे तीर बनाते थे और लिखते थे धारा बह रही है, इसकी वैल्यू मान लो 10 एम्पियर है, ऐसे करके कुछ लिखते। तो 10 क्या है? आंकिक मान। एम्पियर क्या है? यूनिट। क्या है बेटा? तो दोनों को मिलाकर क्या बना? परिमाण। तो ये तो परिमाण हो गया। और ये तीर क्या बता रहा है? दिशा, किस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रहा है। यानी ऋण आवेशों के, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में, मुक्त इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, तो विद्युत धारा इस डायरेक्शन में प्रवाहित होता हुआ माना जाता है। बात समझ में आ रही है? तो आप क्या बताएंगे? किस डायरेक्शन में धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये क्या बता रहा है? दिशा। क्या बता रहा है? दिशा। आप बताओ, अगर ये परिभाषा है जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता हो, तो विद्युत धारा को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता है। परिभाषा के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए सदिश। क्या होना चाहिए बेटा? हाँ, लेकिन ये है क्या? अदिश। वही चीज कि ये परिभाषा पूरी नहीं है, अभी इसमें एक चीज और ऐड करेंगे। क्या? बहुत ध्यान समझना। इनको ले जाओ उधर, अभी समझा रहे हैं। बताएंगे, जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा व परिमाण दोनों की आवश्यकता हो तथा वे सदिश
योग नियमों का पालन करें। ये याद रखना, जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा व परिमाण दोनों की आवश्यकता हो तथा वह सदिश योग नियमों का पालन करें। बात समझ में आ रही है? तो याद ये रखना, इन्हें व्यक्त करने के लिए जो विद्युत धारा थी आपकी, इसको व्यक्त करने के लिए भैया दिशा और परिमाण दोनों की तो आवश्यकता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन विद्युत धारा सदिश योग नियम का पालन नहीं करती। समझने वाली बात है यार, सदिश योग नियम है क्या? कैसे हम चेक कर पाएंगे कि पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बात समझ आ रही है? तो अभी तक जो अदिशों को जोड़ने का नियम था, जैसे आपने कहीं लिख दिया कि भैया -10 लिखा है +5 लिखा है, बराबर क्या आएगा? हाँ, लेकिन कैसे? समझने वाली बात है। तो आपने नियम बना रखा है, भले ही वो नियम आपका अभ्यास हो गया है तो आप उसको मेथड समझ लिए हो, लेकिन नियम यही है कि भैया पहले देखेंगे चिन्ह समान है कि असमान है। अगर समान चिन्ह होगा तब तो जोड़ देंगे, असमान चिन्ह होगा तो घटा देंगे, है ना? तो यहाँ पर देखो, एक माइनस है दूसरा प्लस है, इसका मतलब चिन्ह तो असमान है, नियम ही तो है, तो घटेगा। घटाओ, बड़े में से हमेशा छोटे को घटाएंगे, तो 10 में से 5 जाएगा, 5 लिख देंगे 5। और चिन्ह सदैव हम बड़ी संख्या का लगाएंगे, 10 बड़ा है कि 5? 10 के सामने कौन सा चिन्ह है, तो इसलिए माइनस लगा दे। यही तो आपने बताया था। कैसे? आप अभ्यस्त हो गए, प्रैक्टिस करते करते अदिशों को जोड़ना घटाना गुणा भाग करते करते क्या हो गए? अभ्यस्त हो गए, इसलिए फटाक से बता देते हो। नियम का पता ही नहीं है, सब आपके दिमाग में पहले से सेट है। बात समझ में आ रही है? तुरंत कर दिए। तो ऐसे ही जैसे आप अदिशों को जोड़ने घटाने गुणा भाग करने का नियम बना रखे हो, ऐसे सदिश राशियों को भी जोड़ने घटाने गुणा का नियम बनाया गया, भाग का नहीं। इसका भाग का नियम पढ़े थे? सदिशों का आप लोगों ने भाग पढ़ा? जैसे आपका सिलेबस थोड़ा आगे होगा, हम लोग लेट से स्टार्ट किए हैं, तो सदिशों का योग पढ़े होंगे, समांतर चतुर्भुज नियम या त्रिभुज नियम या बहुभुज नियम जो भी होगा, है ना? अंतर का भी नियम पढ़े होंगे, सदिश के गुणनफल का भी नियम पढ़े होंगे, कैसे गुणा कराएंगे, तो 2 सदिशों का सदिश गुणनफल, 2 सदिशों का अदिश गुणनफल, ऐसे पढ़े होंगे। क्या 2 सदिशों का भाग पढ़ाया गया? कभी सोचे क्यों? सोचने वाली बात है ना भाई। जब 4 संक्रियाएं होती हैं, जोड़ना घटाना गुणा भाग, तो उनको गुणा बढ़ा के पंद क्यों कर दिया गया? भाग क्यों नहीं पढ़ाया गया? सोच सकते हैं ना, सोच सकते हैं बढ़िया से। लॉजिक समझना क्या है भैया, दिशाओं को जोड़ा जा सकता है, दिशाओं को घटाया जा सकता है, दिशाओं का गुणा कर दी। बात समझ में आ रही है? गुणा करके दिशा निकालना सिखाए होंगे आपको सदिश गुणनफल में, है ना? दाहिने हाथ का नियम या पेंच का नियम पता है होगा कि भैया जब गुणा कराएंगे 2 सदिशों का ए डायरेक्शन, तो लास्ट वाली डायरेक्शन क्या आएगी? लंबवत आएगी, बताए होंगे, मैं भी आगे बताऊंगा। लेकिन भाग क्यों नहीं पढ़ाया गया? तो आप लोग यही याद रखना कि भैया दिशाओं को विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसको क्या याद रखोगे? दिशाओं को विभाजित, इसीलिए सदिशों का भाग हम लोग नहीं। बात समझ आ रही है? हाँ, तो जैसे सदिश अदिशों को जोड़ने घटाने गुणा भाग का नियम है, ऐसे सदिशों को भी जोड़ने का घटाने का और गुणा का नियम हम लोग पढ़ेंगे आगे। क्लियर? कि 2 सदिशों को कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे गुणा कराएंगे। भाग नहीं पढ़ेंगे, और क्यों नहीं पढ़ेंगे आप जानते हो, क्योंकि दिशा को विभाजित नहीं। क्लियर होगी बात? तो सदिशों को जब जोड़ने का नियम पढ़ाएंगे तो वही कह रहा है, सदिश योग नियम का अगर पालन कर रहे हैं, इतना होने के बावजूद भी सदिश योग नियम का पालन कर रहे हैं, यानी उनको जोड़ें तो उनका जो रिजल्ट आना चाहिए वो सदिश योग नियम के रूप में आना चाहिए, उसके हिसाब से आना चाहिए, उसके तरीके से आना चाहिए, अदिश के तरीके से नहीं आना चाहिए, तब वो सदिश राशि होगा। और विद्युत धारा सदिश योग नियम का पालन नहीं करती। क्यों? आप लोगों ने पढ़ा होगा भैया, अगर 10th में कोई सर्किट है, ऐसे मान लो इधर है, ऐसे कोई धारा आ रही, इधर से आ रही, मान लो ये 5 एम्पियर आ रही है, मान लो ये 4 एम्पियर आ रही है, तो ये दोनों जुड़ जाएगी ना यहाँ आकर, 5 4 कितना हो जाएगी? 9। तो यहाँ बाहर कितना जाएगी? 9 एम्पियर धारा जाएगी। और ये कौन से नियम से आप जोड़ रहे हो? अदिश नियम से। अच्छा, सदिश नियम से जोड़े तो क्या आएगा? तो सदिश नियम जो होता है वो दोनों सदिशों के बीच के कोण पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? इनके बीच के कोण पर। अगर ये सदिश ए है मान लो, और ये सदिश बी है मान लो, अच्छा ए पहले से लिखा है, मान लो पी क्यू है, क्या है बेटा? मान लो पी है और ये मान लो 2 सदिश पी क्यू है, तो इनको अगर हम जोड़ें तो हमारा जो समांतर चतुर्भुज का नियम है जोड़ने वाला, जो आगे हम पढ़ाएंगे,
उसका मैं डायरेक्ट आपको फार्मूला बता रहा हूँ, है ना। तो रिजल्टेंट R बराबर, यानी जोड़ने के बाद जो मिलेगा परिणामी R बराबर मिलेगा क्या, तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, और थीटा क्या है, तो P और Q के बीच का, यानी कि जो R आएगा इसकी जो वैल्यू आएगी वो किस पर निर्भर कर रहा है, बीच के कोण पर निर्भर कर रहा है, इन दोनों के दिशाओं के बीच का कोण पर निर्भर कर रहा है। और जबकि इसका रिजल्ट कोण पर निर्भर नहीं कर रहा, अभी यहाँ थीटा है, इसी P को आप यहाँ तार जोड़ दो, इसी को हटा के यहाँ जोड़ दिए ना, P बराबर कितना कर दिए 5 एम्पियर, और इन दोनों के बीच का कोण मान लो ये यहाँ तक फाई था, तो कुल कोण कितना हो गया थीटा प्लस फाई, तब भी रिजल्ट कितना आता है, इतना ही 9 एम्पियर है। इसका मतलब ये हुआ कि इस नियम का फॉलो नहीं करना, इस नियम का पालन नहीं करना। कौन से नियम का पालन कर रहा है, अदिश नियम का पालन कर रहा है, तो इसलिए विद्युत धारा क्या हो गई। तो आप चेक भी कर सकते हो, अभी आगे पढ़ने के बाद में आप चेक भी कर सकते हो। ये बात समझ आ रही ना, क्या चीज बेटा, आर का मतलब रिजल्टेंट, परिणामी, परिणामी का मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा उसकी बात, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई, तो इसको हटा दे रहे हैं। बताओ भाई, अगर आपसे कोई पूछे अदिश राशि बोल दो जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल दिशा की जरूरत हो, किसकी, हाँ नहीं, केवल परिमाण की जरूरत हो, दिशा की नहीं, है ना, क्या हो जाएगा अदिश राशि। एग्जाम्पल लिख लिया। कोई पूछे सदिश राशि क्या है, बता दो जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत हो, उसके साथ साथ सदिश योग नियमों का पालन भी करें। वह राशियां क्या हो, सदिश योग नियमों का पालन भी करें, और सदिश योग नियम हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्लियर है। एग्जाम्पल की बात करें तो 2-4 ले लो भैया। अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा, जैसे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, है ना, हाँ, वेग, त्वरण, आगे पढ़ोगे बल, या 9th में पढ़ चुके हो। क्या चीज बेटा, और क्या चीज लिखते हैं, कुछ बता रहे थे ना, आधे लिखते हैं, चलो आधे लिख दे रहे हैं भाई, बाकी जो मिलता रहेगा बताते रहेंगे आपको। तो ये हो गया आपका सदिश राशि। याद ये रखना यहाँ पर कि नेक्स्ट पेज पे बता दे रहा है ना, नेक्स्ट पेज पे बता दे रहा है। विद्युत धारा, विद्युत धारा, लिखेंगे इसे व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों की आवश्यकता होती है। बात समझ आ रही है, तो आप बताएंगे बट, परंतु ये अदिश राशि क्या है बेटा, याद रखना है, ये क्या है अदिश राशि। ऐसे दाब, दाब के बाद फिर आप बता सकते हो पृष्ठ तनाव, ये भी लिख लेना। इसी तरीके से दाब, पृष्ठ तनाव, जैसे जैसे याद आएगा मैं बताता रहूंगा आपको। ये सब भी क्या है, अदिश है भैया। दाब क्या होता है, तो किसी पृष्ठ पर कोई क्षेत्रफल होगा ना, तो एकांक क्षेत्रफल पर अभिलंबोत जो बल लगता है, और बल सदिश राशि है। बात समझ में आ रही है। लेकिन जो दाब होता है वो सदिश योग नियमों का पालन नहीं करता, इसलिए वो भी क्या होगा, अदिश हो जाएगा। पृष्ठ तनाव भी, पृष्ठ तनाव का मतलब समझाऊं, देखो भैया FYL याद रखना अभी के लिए, अभी आप लोगों ने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, थोड़ा समझा रहा हूँ। यल है लंबाई, यल क्या है, एक काल्पनिक रेखा होती है उसकी लंबाई है, और कुल जितना बल लगता है तो कुल बल पर कुल बल को कुल लंबाई से भाग कर देते हैं, तो बोल सकते हो प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, ये है पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन।
कुल मिला के बल ही है, तनाव, टेंसाइल फोर्स है। बात समझ में आ रही है। लेकिन ये भी क्या है, अदिश राशि है। याद रखना, जैसे मान लो ऐसे कोई पात्र है, इसमें पानी भरा हुआ है खूब सारा, तो यहाँ पर आपको अपने मन से एक काल्पनिक रेखा माननी होती है, कल्पना करना होता है कि ऐसे कोई लाइन है। बात समझ में आ रही है। तो उस लाइन की यहाँ लंबाई ली गई। क्लियर। आगे इसका कंसेप्ट हम लोगों में है, बढ़िया से पढ़ना है, चैप्टर ही सेकंड बुक में, समझ गए। तो कुल मिला के ये भी क्या होगा, अदिश होगा, और ये भी क्या होगा, दाब भी क्या होगा, अदिश होगा। याद रखना, ये सब परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है, थोड़ा भ्रम हो जाता है। ऐसे दाब, प्रेशर बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। अब जब बल है तो कुछ लोग सोचते हैं ये सदिश है तो ये भी सदिश होगा। इसी डायरेक्शन भी होता है भैया, पृष्ठ के तल के अभिलंबोत, है ना। जो भी क्षेत्रफल है जिस पर दाब लगा रहे हो, तो उसके तल के उसके तल पर जो अभिलंबोत बल लग रहा है ना, एकांक क्षेत्रफल पर, जैसे इस पूरे का क्षेत्रफल मान लो ए है, क्लियर है, तो एकांक क्षेत्रफल यानी 1 मीटर स्क्वायर पे, 1 मीटर स्क्वायर पे कितना बल लग रहा है, और कौन सा बल, अभिलंबोत जो बल लग रहा है उसी को लेंगे, ये वाला। अब ज़्यादा कंसेप्ट वहीं पे पढ़ा पाएंगे, अभी थोड़ा कम समझा पाएंगे आप लोग को, है ना। अभी बहुत सारी चीज़ बची है, मैकेनिक्स पूरा पढ़ना है। मैकेनिक्स जब समझ में आ जाएगा तो वो समझ में आएगा कि मान लो तिरछा बल लग रहा होगा तो क्या दाब ही नहीं लग रहा है, दाब तब भी लग रहा है, लेकिन इसका हम लोग लंबोत घटक ले लेते हैं, जो लंबोत जितना लग रहा होगा वही लेंगे। कुल मिला के इतना समझना है आपको, ज़्यादा इस पे मत जाओ। अभी कॉन्सेप्ट तो हम लोग को पढ़ना है, केवल सदिश और अदिश समझ रहे थे, है ना। तो याद रखना, विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि। कोई पूछ ले कारण, कोई पूछ सकता है ना भैया कि आप कारण बताओ, तो क्या बताओगे, हाँ ये सदिश योग नियम का पालन नहीं करता, ये सदिश योग नियम का पालन नहीं करता है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। हम बात कर रहे थे, ध्यान देना, कि अगर कोई सदिश राशि है तो उसमें दिशा तो फिक्स है होगा, बिना दिशा और परिमाण के क्या है कि सदिश राशि, बात समझ आ रही है ना, दिशा तो फिक्स है होगा। लेकिन अगर किसी राशि को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ रही है तो क्या वो सदिश राशि होगा, अनिवार्य रूप से सदिश राशि होगा, आवश्यक नहीं है। आपके सामने एग्जाम्पल, विद्युत धारा, इसको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन ये सदिश राशि नहीं है। तो यहाँ पर आप ऐसे एक पॉइंट बना के, इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख सकते हो, पहला कि यदि कोई सदिश राशि है तो ऐसे लिख लो, दिशा का होना आवश्यक है, आवश्यक है ना भाई, तभी तो हम पूर्ण रूप से उसको व्यक्त कर पाएंगे। ओके, अच्छा दूसरा पॉइंट, बट यदि किसी भौतिक को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता हो तो यह आवश्यक नहीं है यह आवश्यक नहीं है, इसको हाईलाइट करके रखना, कि वह सदिश राशि है। बात समझ आ रही है, वही चीज़ है, आपके सामने एग्जाम्पल है और स्टेटमेंट भी है। इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन, है ना, बढ़िया। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आराम से लगाओ, क्योंकि भाई ज़रूरी नहीं है, हमारे पास एग्जाम्पल भी है, ये सारे एग्जाम्पल हैं।
कि दिशा की जरूरत पड़ रही है इनको व्यक्त करने के लिए, लेकिन वो सदिश नहीं। कोई डाउट इसमें? नहीं, तो आगे चल रहे हैं। आप सदिश सदिश जान ले, एक चीज और जान लो, यहीं पे जान लो। मुख्य रूप से तो दो ही प्रकार की होती भौतिक राशि। टेंसर क्वांटिटीज, बेटा इसको बोलते हैं प्रदिश राशियाँ। क्या बोलते हैं? प्रदिश राशियाँ। अब ये कौन सी राशि होती है भाई? सदिश और अदिश तो समझ में आ गया है ना। अरे प्रदिश राशियाँ क्या होती हैं, ध्यान से समझना। वैज्ञानिकों ने जब और एनालिसिस किया तो उनको पता चला कि कुछ ऐसी भी राशियाँ हैं जो ना तो सदिश है और ना ही अदिश है। इसका मतलब ये है ना, पूर्ण रूप से सदिश की परिभाषा पे लागू हो रही है उन पर, और ना ही अदिश है। और डिटेल में जाए तो आप कह सकते हो ना तो सदिश है, इसका मतलब उनकी दिशा अनिश्चित है। उनकी दिशा क्या है? मतलब दिशा तो है लेकिन फिक्स नहीं है कहाँ पर। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ना तो अदिश है। नहीं, इसका मतलब समझना, ना तो अदिश है इसका मतलब ये है कि जैसे ही दिशा बदलते हैं उनका परिमाण बदल जाता है। एक चीज बताओ, द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, दिशा बदलने से उसका 10 किलोग्राम बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना, क्योंकि वो अदिश है। ऐसी कुछ राशियां हैं जिनका डायरेक्शन बदलने से क्या होता है, परिमाण बदल जाता है। इसका मतलब वो अदिश भी नहीं है। क्लियर? तो उनको क्या बोलते हैं? प्रदिश बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी होना चाहिए समझने के लिए। बिल्कुल, तो पहले लिख लेते हैं इनको। आप बताएंगे कि वह राशियां जो ना तो सदिश हैं। अब सदिश नहीं है इसका मतलब, इसको हम लोग को ठीक से समझना होगा। तो आप बताएंगे दिशा अनिश्चित। दिशा क्या बेटा? अनिश्चित। इतने से समझ जाओगे कि पूरा लिखना पड़ेगा? ओके। दिशा अनिश्चित, ना तो सदिश है और ना ही अदिश है। अदिश का मतलब आप बताएंगे भिन्न भिन्न दिशा में ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, जो इनका परिमाण होगा बेटा वो भिन्न भिन्न दिशा में भिन्न भिन्न होगा। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से पढ़ते हैं। वह राशियां जो ना तो सदिश हैं, जिसका मतलब दिशा अनिश्चित। अच्छा, दिशा की बात हो रही थी। और ना ही अदिश। अदिश की पहचान क्या है? परिमाण। तो आप बताएंगे भिन्न भिन्न दिशा में भिन्न भिन्न, तो इसका मतलब ना ही अदिश। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रदिश राशि। अच्छा, अगर कोई एग्जाम्पल पूछे हमसे तो हम आराम से बता देंगे जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम लोगों को पढ़ना भी है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिलेबस में है जड़त्व आघूर्ण। क्लियर? और बात करें तो आप बता सकते हो प्रतिबल, स्ट्रेस। बात समझ में आ रही है?
और बात करें, बता सकते हो स्ट्रेन यानी कि विकृति, ये सब बात समझ में आ रही है। ये सब राशियाँ कौन सी हो जाएंगी? प्रतिशत। क्लियर है? तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? समझाना पड़ेगा। मैंने कहा है कि जैसे अभी तो हम लोग केवल सदिश और अदिश का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, है ना। अगर हम लोग चाहें तो बच के निकल सकते हैं सदिश अदिश पढ़ के, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं कि दाब किसे कहते हैं, पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं, जड़त्व ताघूर किसे कहते हैं, प्रतिबल किसे कहते हैं, विकृति किसे कहते हैं। बात समझ आ रही है? जैसे अगर कॉन्सेप्ट हम लोग इसी में पढ़ने लगे तब तो पूरा चैप्टर हम लोग को इसी में पढ़ लेना है ना, है कि नहीं है। जैसे पहला चैप्टर है आपका डायमेंशनल एनालिसिस, विमीय विश्लेषण, उसी में आ जाता है। तो अगर आप उसी में सब कुछ, जैसे बीमा निकालना होता है, विमीय सूत्र निकालना होता है, तो बहुत सारी राशियाँ होती हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ गया कि भैया प्रत्यास्था गुणांक है, इसका विमीय सूत्र बताओ, तो उसका फार्मूला दे दिया गया, आप निकाल लो आराम से, बच्चे निकल लो। अब अगर जानने की इच्छा रखते हो कि भैया प्रत्यास्था गुणांक किसे कहते हैं, तब तो आपको सेकंड बुक का पहला चैप्टर पूरा पढ़ना पड़ेगा लगभग, तब लास्ट में मिलेगा इलास्टिसिटी। अगर वैसे कोई फार्मूला समझा दे तो कम समझ में आएगा कि पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, समझ गए। ऐसे है बेटा, पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे ही है। अभी मैं फार्मूला लिख दूंगा तो प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, दाब, प्रेशर बराबर बल बटे क्षेत्रफल। अब आप कहोगे सर दोनों में अंतर क्या है? भाई पूछने लायक तो सवाल है ही ना। अगर बच्चा है पहली बार पढ़ रहा है तो जिज्ञासु होना चाहिए, फिर दोनों में अंतर क्या है जब दोनों बल बटे क्षेत्रफल, तो फिर वही बात हो जाएगी कि हम लोग का ये चैप्टर रुक जाएगा और हम लोग अगला चैप्टर पढ़ने लगेंगे। समझ गए? तो जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो तो समझ में आ रहा है ना, सदिश अदिश ये सब समझ आ रहा है, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं ना, अवॉइड कर रहे हैं। ये मत सोचना कि सर जी पढ़ा नहीं रहे हैं, जो पूछ रहे बता ही नहीं रहे सब पढ़ेंगे, सब सिलेबस में। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हाँ, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? भौतिक राशि, सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ, हो गया, समझ भी गए। एक प्रदिश राशियाँ भी पढ़ ले, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी पढ़ ले। अब आता है इसमें कि सदिश का निरूपण कैसे करेंगे, नोटेशन क्या होगा, नोटेशन सिस्टम क्या होगा, है ना। तो उसको देख लेते हैं फटाफट। आप हेडिंग बना सकते हो, नोटेशन सिस्टम, इसको बोलते हैं बेटा निरूपण पद्धति। बिल्कुल सही। इनका निरूपण कैसे होता है ये देख ले रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं? सदिश के लिए पढ़ रहे हैं ना। सदिशों का निरूपण कैसे होता है ये चीज़ हम लोग को समझना है, आसान भाषा में समझना है। देखना भैया, कोई एक तीर है ऐसे, क्या है ये? तीर है। यही इसका नोटेशन सिस्टम है कि तीर से ही हम लोग दर्शाते हैं सदिश को। किससे दर्शाते हैं? जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इसका, यानी कि ग्राफीय जो निरूपण होता है वो तीर होता है। यानी ग्राफ में अगर कहीं पर आपको 10 न्यूटन लिखना है तो आप एक तीर खींच दो, मान लिया जाएगा कि 10 न्यूटन है। लेकिन कोई बगल में ऐसे तीर खींच दिया, कौन सा 10 न्यूटन का है? बात समझ आ रही है? समझने लायक बात है। कैसे दर्शाएंगे? दूसरी चीज, कोई ऐसे तीर खींच दिया, अब भाई इस तीर की डायरेक्शन इधर है, इसकी इधर है, ये छोटा है, ये बड़ा है, इसका कोई मतलब होता है कि नहीं होता है? सारी चीज़ हम लोग को समझना चाहिए ना। तो सबसे पहले तो ध्यान देंगे, सदिश, किसी भी सदिश को ग्राफ में एक तीर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। किसके द्वारा? एक तीर खींच देंगे। क्लियर है? अब देखो तीर में होता क्या क्या है, तो आप बताएंगे सर इसमें मुख्य रूप से 3 चीज़ें आपको दिख रही हैं। सभी को 3 चीज़ें दिख रही होंगी। कौन कौन सी? सबसे पहले तो ये दिख रहा होगा हेड, जिसको बोलते हैं बेटा सिर। ओके, और ये दिख रहा होगा, ये क्या है? तो बताएंगे टेल, मतलब पूछ। पूछ लिखते हैं ना भैया कि पुच्छ लिखते हैं, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है।
है ना, तो समझ जाना अपना। ठीक है, ये हो गया, ये सिर हो गया है, ये पूंछ हो गया। क्लियर। अब देखो इसमें रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कौन चीज़, तो ये जो एरो हेड आपको दिख रहा है, कलर चेंज कर दे रहा हूँ, एरो हेड का मतलब बाणाग। क्या बेटा, यानी बाढ़ के आगे का हिस्सा जो है उसको बाणाग बोलेंगे। इसका मतलब होता है, क्या सही लिखा है? सही तो लिखा है ना? कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, बाणाग ये प्रदर्शित क्या कर रहा है, तो आप बताएंगे ये सदिश, यही लिख दे रहा है ना ऐसे, सदिश की सदिश की दिशा किसको बता रहा है बेटा? सदिश की दिशा को बता रहा है। क्लियर है? अच्छा, फिर ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये क्या है, तो आप बताएंगे ये तो लेंथ है। मतलब लंबाई, ये लंबाई है ना, इसका भी तो कुछ मतलब होगा। अभी हमने खींचा था एक बड़ा एक छोटा, तो क्या सब 10 न्यूटन होगा? नहीं ना, लंबाई का मतलब होता है। अच्छा, तो लंबाई का क्या मतलब होता है, तो आप बताएंगे जो लंबाई है बेटा ये क्या प्रदर्शित करती है, तो आप बताएंगे परिमाण। क्या बताएगी बेटा? ये परिमाण को प्रदर्शित करेगी, और बाणाग्र किसको प्रदर्शित करेगा? दिशा को। कोई डाउट? अब सदिश की दिशा के ठीक विपरीत दिशा है ना, उसमें तो कुछ ही नहीं है, समझ गए ना? जरूरी है, 3 चीज था तो तीनों हम लोग जान लें। ओके, तो ये इनका निरूपण हो गया भैया। इसको बॉक्स में बंद कर दो थोड़ा ठीक से। अभी इसमें कई चीज समझना है हम लोगों को, जैसे ये लंबाई समझ गए कि समझाऊं? जैसे मैंने कहा कि कहीं पर मान लो 10 न्यूटन दर्शाना है, 10 न्यूटन का बल बनाना है ग्राफ में, तो आपने क्या किया, कोई एक पिंड है ऐसे, इस पर आपने ऐसे तीर बना दिया। क्या बना दिया? और लिखने की जरूरत नहीं कि 10 न्यूटन लग रहा है। क्लियर है? तो कैसे दर्शाएंगे, तो फिर तीर की लंबाई से दर्शाएंगे। क्या दर्शाएंगे? लंबाई से। स्केलिंग करेंगे बेटा, पैमाना मानेंगे जैसे 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर आप कुछ मान लेना 1 सेंटीमीटर बराबर 5 न्यूटन। क्या मानोगे? 1 सेंटीमीटर बराबर 5 न्यूटन। बात समझ आ रही है? ऐसे आपको लिखना होगा वहां पर, है ना? तो अभी हियर यहाँ पे हर जगह की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 5 न्यूटन। अब मान लो यहाँ पर कितने सेंटीमीटर का आपने खींचा है, मान लो यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 और 8, लास्ट वाला क्या होगा? 8 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? इसका मतलब है इसको आपको खुद कैलकुलेट करना होगा। 8 सेंटीमीटर बराबर 8, जहाँ सेंटीमीटर लिखा है वहाँ क्या लिख सकते हो? 5 न्यूटन। 5 भाई 1 से तो गुणा किसी भी चीज़ में करा सकते हो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 8 सेंटीमीटर लिखा था, ऐसे यहाँ लिख सकते थे 8 गुणे 1 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत? और 8 गुणे 1 सेंटीमीटर की जगह पर 5 न्यूटन, 8 पंचे। अब यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, पहले से पता है 40 न्यूटन का बल लग रहा है। किस डायरेक्शन में लग रहा है? तो मैपिंग में डायरेक्शन ऐसे होता है, इधर नॉर्थ होता है तो जाहिर सी बात है उसके ठीक विपरीत दिशा में साउथ, और इधर वेस्ट। तो बताओ किस डायरेक्शन में बल लग रहा था? ईस्ट। तो 40 न्यूटन ईस्ट। बताओ क्या किए? केवल एक तीर खींच दिए थे। क्या किए थे? उसी सब समझ आ गया। अगर यहीं पर मान लो ऐसे तीर खींच दिया जाए, ऐसे, तो एक तीर खींच दिया गया, यहाँ 0 से शुरू करोगे, 0 के बाद 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर 2, और यहाँ पर ये कितना सेंटीमीटर है? 4।
आप बताएंगे कि भैया 4 सेंटीमीटर, ओके, तो बराबर 4 सेंटीमीटर की जगह 5 मीटर, 4 पंचे, इसका मतलब 20। बताओ लंबाई का मतलब हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो याद रखना जब आप फिगर बनाएंगे, कहीं पर फिगर बना रहे हो 2 सदिश है और एक सदिश का मान कम है, एक का ज़्यादा है, तो जो कम है उसका तीर छोटा खींचना, जो ज़्यादा है उसका तीर बड़ा खींचना, अनुमान सही खींचना, बड़ा खींचना। समझ गए? ये सब ध्यान देना है। हाँ बेटा, इसको लिखा रहने दे। क्या बेटा? अभी आपको मैंने यूनिट वेक्टर पढ़ाया नहीं, आपने पढ़ लिया है तो अच्छी बात है ना। आई कैप क्या है बताओ? आई कैप बताओ क्या है? एक्स अक्ष की दिशा। आई कैप दिशा बताने वाला इकाई सदिश है। बात समझ में? इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, यानी लंबकोणीय इकाई सदिश। जो लंबकोणीय एक्स होते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस, उनकी दिशा बताने वाले इकाई सदिशों को लंबकोणीय इकाई सदिश कहते हैं, जो क्रमशः आई कैप, जे कैप और के कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे पढ़ाएंगे उसको, है ना। तो अभी मैंने जब पढ़ाया नहीं तो कैसे लिख दूँ, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट पढ़ाया है कि आपको समझ में आए। बाकी सारी चीज़ आप पढ़ोगे, कुछ छूटेगा नहीं, परेशान नहीं। कहोगे तो जय को जय सब। चलो भाई इधर आओ, इतना क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पर 2-3 पॉइंट लिख लो बस। क्या? एक पॉइंट ये कि यदि ए कोई सदिश है, मान लो बेटा कि ए कोई सदिश राशि है। क्या है? कोई सदिश राशि है, ओके। तब इसे ध्यान देना, ए लिखेंगे और इसके ऊपर तीर लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? और तीर हमेशा ऐसे ही बनाना, ये ना हो कि कहीं विपरीत सदिश मिल जाए तो ऐसे बनाएगा, नहीं। ये तीर दिशा उषा नहीं बता रहा है, ये तीर केवल ये बता रहा है कि जो ए है वो सदिश राशि। ए क्या है? कहीं पी के ऊपर तीर लगा है, इसका मतलब पी सदिश राशि, तो एक चिन्ह है प्रदर्शित करने का। हाँ बेटा, कोई यदिश राशि है तो जैसे लिखा है वैसे लिखा रहने दो, फिर उसमें दिशा का कोई मतलब है। समझ गए? एक चीज और समझना बेटा, ए या फिर से प्रदर्शित करते हैं। समझा रहा हूं? इसका मतलब अगर ए कोई सदिश राशि है तो उसके ऊपर या तो तीर लगा देना और या तो मोटे अक्षर करके लिख देना। बात समझ में आ रही है? आपकी पूरी एनसीईआरटी में मोटे अक्षर से लिखा गया है, फिर तो ऐसे दोनों से प्रदर्शित कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इसमें दिक्कत है कि आप कितना रगड़ोगे उसको, कितना मोटा बनाओगे, है ना, गाढ़ा बनाओगे, इसलिए आप एक काम करना कि तीर ही लगा देना। ठीक है? अच्छा, एक चीज़ तो ये समझ गए, और देखना बेटा इसमें अभी 1-2 चीज़ समझना है। क्या? वेक्टर ए, अच्छा इसको पढ़ते क्या है बेटा, ध्यान देना, जो तीर लगा है इसको वेक्टर ए या फिर हिंदी में सदिश है। हिंदी में क्या बोलेंगे? सदिश है, समझ गए? और इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर ए। तो वेक्टर ए का परिमाण, परिमाण कितना होगा वो अलग बात है, लेकिन लिखते कैसे हैं वो चीज़ आप समझ रहे है ना। तो वेक्टर ए का परिमाण, या फिर इसी को कहीं कहीं बेटा मापांक बोल देते हैं। तो इसको लिखते कैसे हैं? तो वेक्टर ए का मॉड लगा देते हैं, इसको बोलते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए। बात समझ आ रही है? और जब ये बाहर निकलता है तो बिना दिशा के, यानी निरपेक्ष मान, दिशा से कोई मतलब नहीं, तो जब दिशा हटा दे तो उसका केवल परिमाण बचेगा। 3 चीज चाहिए ना, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट और डायरेक्शन। तो अगर डायरेक्शन हटा दिया तो क्या बचा? न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट, यानी कि परिमाण। बात समझ आ रही है? तो ऐसे लिखना है, यानी ए जो लिखा था वो केवल परिमाण के रूप में लिखा था। बात समझ आ रही है? वेक्टर लगा दिया तो इसे। कोई डाउट? तो आप यहाँ तक समझ गए कि सदिश का निरूपण कैसे करते हैं। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे।